हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना। लेकिन लास्ट लेक्चर में कुछ फार्मूला छूट गया था जिसको हम अभी लिख रहे हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें होता है सिंबल इसका ईटा होता है और शेयर मॉडुलस डिवाइडेड बाई शेयर स्ट्रेन। जैसे ईटा इक्वल टू एफ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय एरिया और शेयर स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल ग्राउंड से अटैच है, फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर, और इसके टेंजेंट एक फोर्स लगाते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, बैंड करेगा इससे, है ना, ऐसे बैंड करेगा। तो बैंड करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जब ये बेंड करेगा तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ चला जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा, या ऐसे इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो ये कितना से मुड़ा, जैसे ये फाई एंगल से मुड़ गया तो ये वाला बता रहा है स्ट्रेन, और इसकी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी जिस पर ये फोर्स लगा, उसकी अपनी एरिया होगी। तो इस फोर्स की वजह से स्ट्रेस आया हुआ है। तो ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एरिया इंटू फाई कर दिया। वर्क डन, स्ट्रेचिंग वायर, अगर कोई वायर है और उसका फोर्स लगा के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वायर में क्या आएगा, हीट आ जाएगी, वायर में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपने बाहर से फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से उस वायर में वर्क आ गया, है ना। वही वर्क हीट के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो लिखा हुआ है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, वर्क डन इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। 1/2 स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया इंटू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, ये स्ट्रेन हो गया। अब वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ वायर और उसकी लंबाई। तो एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आप ये जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी यहां पे होना चाहिए फोर्स इनटू एलोंगेशन, लेकिन यहां पर क्या है, डिवाइड कर गया। मतलब कि जो वर्क डन होगा वायर में वो F इंटू एल, यानी फोर्स इनटू स्ट्रेचिंग वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 50% वर्क होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50% वर्क होगी और 50% क्या कर जाएगी, लॉस कर जाएगी हीट के फॉर्म में। क्लियर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलास्टिसिटी, होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर किसी बॉडी को देते हैं तो उसके क्या होंगे, बॉन्ड वीक हो जाएंगे, और बॉन्ड जब वीक हो जाएंगे तो जब उस पर आप फोर्स लगाएंगे स्ट्रेच करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए, तो वो काफ़ी आसानी से क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी उसका इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यंग्स मॉडुलस का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस का मान घटता है, ये आप बात को याद रखिएगा। यानी यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर। यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, वाटर एट रेस्ट। जैसे वाटर ऑफ पॉन्ड, है ना, वाटर ऑफ एनी कंटेनर। किसी कंटेनर में अगर आप वाटर रखे हैं या तालाब की पानी की अगर बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। मतलब वाटर एट रेस्ट, वाटर क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, रुका हुआ वाटर, है ना, जो बहता हुआ नहीं।
तो उसमें हम लोग बेसिकली जो बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो बात करते हैं डेंसिटी। आपने भी पढ़ा होगा डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं मास और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल इस तरह से लिखते हैं और m डिवाइडेड बटे v लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, kg अपर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, रो इज इक्वल टू dm और डिवाइडेड बाई dv। यहाँ लिखेंगे dm इक्वल टू रो एंड dv, dm इक्वल टू रो dv if rho is variable, rho is variable, that is rho should be variable according to volume, volume के अकॉर्डिंग डेंसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो हम लोग कुछ ऐसे वर्क करेंगे मास निकालने के लिए, dm इंटीग्रेशन रो dv इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे m इज इक्वल टू रो एंड dv, दिस इज द इंटीग्रेशन। कैलकुलेशन फॉर मास, है ना। अगर डेंसिटी चेंज करती है तो मास कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। नेक्स्ट इसमें है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है ना, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी। आपको पता है कि जब स्पेसिफिक वर्ड जुट जाती है तो हम लोग मास से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी में वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक डेंसिटी में होती है वेट ऑफ बॉडी, बॉडी की वेट और डिवाइडेड होती वॉल्यूम। क्या लिखते हैं भाई, वॉल्यूम। क्लियर है। तो वेट कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, m इंटू जी लिखते हैं, जहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और v तो वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपने भी पढ़ा कि रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v, m इक्वल टू रो इंटू v, दिस इज ऑल्सो स्मॉल m। तो m दिस इज m को पुट करते हैं यहाँ पर, रो v इंटू जी डिवाइडेड बाई v रो इंटू जी। g is the constant known as acceleration due to gravity and g have the fixed values। अब मैं बात करूं कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की अगर आप स्पेसिफिक डेंसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। g का वैल्यू आपको रखना है क्या, 10। g का वैल्यू 10 होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ सरफेस पे, है ना, अर्थ सरफेस पे इसकी मान फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ के लिए ये है। तो अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो जी तो हो गई, रो वाटर, रो वाटर जो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये डेंसिटी होती है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू रो वाटर इंटू जी 1000 इंटू 9.8 980, दिस इज द वैल्यू। ओके, अब क्या लिख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1000 relative density of substance is equal to 1000 into relative density। अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की मान जानते हैं तो आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि डेंसिटी ऑफ Hg मरकरी 1000 इंटू 13.6, तो ये वैल्यूज हो जाएगी 3600 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम में भी लिख सकते हैं ना, कहीं कहीं पे ग्राम में दिया रहता है, तो ग्राम में दिया रहता है तो 1 है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 100, दिस इज द क्यूब, 60 and 30 60, this is the centimeter cube, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब होता है सीसी, ऐसे वर्ड लिखा रहता है 1 ग्राम पर सीसी। दिस इज द डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। ओके, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की हम लोग बात कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब उसमें बहुत सारी सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिला देते हैं, है ना। तो उसके हम लोग फार्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि आपके पास अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग वॉल्यूम दिए होंगे, है कि नहीं, और अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मास दिया होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1 m2 अप टू डॉट mn। उसी तरह से टोटल वॉल्यूम लिखा होगा v1 v2 डॉट vn। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, अलग अलग रूप में बात करेंगे, मतलब कि डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मास, या डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। हो सकता है कि हमें सब्सटेंस की डेंसिटी ही दिया हो और पूछता हो कि मिक्सचर की डेंसिटी बताओ। अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी दी होगी और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताने की कह रहा होगा, या अलग अलग वॉल्यूम दिया होगा, अलग अलग मास दिया होगा और कहता होगा कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करें। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि
जैसे डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम, ये तो ये बात हो गई। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गई, एम बाई रो हो गई, या इसी को लिखते हैं एम बराबर रो इंटू क्या हो गई, वी हो गई, ऐसे भी हो सकती है। तो हम इसी रूप में इसको पहले लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं रो मिक्सचर इज इक्वल टू M1 रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 अप टू डॉट डॉट रो n और Vn डिवाइडेड बाई V1 V2 Vn। अब हम मान लेते हैं कि इफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स ईच, इफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स each, if equal volume contain each, प्रत्येक जो सब्सटेंस है वो इक्वली वॉल्यूम कंटेन किया है। तो क्या मैं लिखूंगा V1 V2 एंड V3 Vn इक्वल टू V। तो रो मिक्सचर इक्वल टू रो 1 V रो 2 V प्लस डॉट डॉट रो n V डिवाइडेड बाई V प्लस डॉट 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 Vn। क्लियर? तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे कि रो मिक्सचर इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डॉट 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 रो n डिवाइडेड बटे कितने हो जाएंगे n डिवाइडेड बाई n। ओके, तो रो मिक्सचर इज इक्वल टू, अगर हम टू सब्सटेंस की बात करते हैं तो ऐसे लिख जाएंगे, है ना, इक्वल वॉल्यूम होगा और अलग अलग डेंसिटी दी हुई है, तो दो को जोड़कर और 2 से भाग देंगे अगर दो सब्सटेंस होंगे तब। अगर आपके पास टू सब्सटेंस है तो डिवाइडेड बाई 2, अगर 3 होंगे तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? उसी तरह से अगर हम कन्वर्ट करते हैं M1 को, जैसे M1 आपके पास V1 है, तो हम क्या करते हैं कि M1 को तो M1 ही रहने देते हैं, रो मिक्सचर M1 को मैं M1 रहने देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं 3 का लिख रहा हूं डिवाइडेड बटे यहां पे V1 है, V2 और V3 है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि रो इक्वल टू M डिवाइडेड बटे V। ओके, तो मैं V को मैं ऐसे लिख सकता हूं M डिवाइडेड बटे रो। तो रो मिक्सचर इक्वल टू M1 M2 M3 डिवाइडेड बाई V1 M1 रो 1 M2 रो 2 M3 एंड रो 3 अगेन। अब इसमें इक्वली क्या हो सकती है, इक्वली मास हो सकती है। इसमें क्या थी, इक्वली वॉल्यूम, इक्वली डिवीजन ऑफ वॉल्यूम। मतलब इसका ये है कि एवरी सब्सटेंस हैविंग इक्वल वॉल्यूम। 2 सब्सटेंस होंगे तो हाफ हाफ वॉल्यूम हो जाएगी, 3 सब्सटेंस होंगे तो 1/3 वॉल्यूम हो जाएगी। उसी तरह से यहां पे इक्वली मास होगा। नाउ इफ मास इज इक्वल, मास क्या होंगे, इक्वल, तो क्या लिखेंगे M1 M2 M3 डॉट 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 Mn इक्वल टू M। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी आपके पास, 3 के लिए अगर लिखते हैं तब, 3 के लिए मैं लिख रहा हूं, तो रो मिक्सचर इक्वल टू M M M डिवाइडेड बाई M रो 1 M रो 2 M रो 3। तो रो मिक्सचर इज इक्वल टू 3M डिवाइडेड बटे M 1 बाई रो 1 1 बाई रो 2
1/ρ3 m कैंसिल। रो मिक्सचर इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 ρ1 ρ2 ρ3 3 इसका एलसीएम लेकर और ऊपर भेज दिए, और इस यहाँ पर क्या हो जाएगा ρ2 ρ3 ρ1 ρ3 ρ1 and ρ2. This is the result. In case of equally mass division, इक्वली मास डिवीजन में मिक्सचर की जो फॉर्मूला हो जाएगी डेंसिटी मिक्सचर की, ये ऐसे होगी। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है प्रेशर। हम लोग लिखते हैं क्या, प्रेशर के फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फोर्स बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो प्रेशर P इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर होना चाहिए। फोर्स जब भी होगी वो सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर। क्लियर? फोर्स जब भी होगी वो सरफेस एरिया पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस पे, तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। ये फोर्स क्या है, सतह पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्रेशर इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया, दिस इज द फोर्स। सपोज दैट कि ये सरफेस है और इस पे फोर्स आपने लगाया है इस तरह से, ओके, इस तरह से फोर्स लगाया है, और ये एंगल इधर से हो चाहे इधर से, जिधर से हो। सपोज दैट कि इधर से एंगल हो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक जो होगा ये सतह है, एक सतह के पैरेलल होगा, एक सतह के पैरेलल होगा, एक सतह के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गई एफ परपेंडिकुलर और ये हो गई एफ पैरेलल। तो एफ पैरेलल में क्या होगा, प्रेशर नहीं होगा। जब भी प्रेशर होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स पे होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए, तो लिखना ही है, यहाँ पर लिखेंगे एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, दिस इज द प्रेशर। एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए फॉर एलिमेंट्री पार्ट, फॉर एलिमेंट्री पार्ट। अगर मैं बात करूं कि फॉर एलिमेंट्री पार्ट, तो क्या लिखेंगे भाई, dp df डिवाइडेड बाई dA। तो df इज इक्वल टू p dA। प्रेशर अगर वेरी करती है तो उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी वेरी करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको फ्लूइड है रेस्ट में, वाटर रेस्ट में है, और वाटर के जितने ही गहराई में जाते हैं, है ना, तो उसके क्या मिलते हैं, फोर्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर क्या करती है, वैरी करती है। वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब नहीं है, वहाँ पर प्रेशर का मतलब है। जितने ही नीचे जाएंगे प्रेशर आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा फ्लूइड में, तो फोर्स भी अकॉर्डिंग वैरी करेगी। तो अगर ऐसा आता है तो आप प्रॉपर इसे इंटीग्रेशन करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू पी डी ए, दिस इज द वैल्यूज, ओके। और आज में इतना ही फार्मूला लिखेंगे, इसको आप रिवीजन करेंगे। नीट, जेई मेन और एनडीए एग्जाम, एयरफोर्स के एग्जाम, जो भी आप एग्जाम देना चाहेंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।